हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा। इसमें जो पहला पॉइंट है वह है भविष्य के कौशल यानी फ्यूचर स्किल, यानी कि जो आने वाला समय है उसमें हमारी फ्यूचर स्किल क्या क्या होनी चाहिए। पहला प्रश्न है, किस प्रकार की साइबर धोखाधड़ी में छोटी अनदेखी कटौतियां शामिल होती हैं जो संचयी रूप से कुल मिलाकर एक बड़ी राशि बन जाती है। ए स्पॉटिंग, बी स्पैमिंग, सी सलामी, डी फिशिंग। से आंसर इसका सी। सलामी एक प्रकार की साइबर धोखाधड़ी है जिसमें बहुत छोटी छोटी इनकम कई लोगों को खातों से काट ली जाती है या कटौतियां इतनी कम होती है कि आमतौर पर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ये राशि जोड़कर बहुत बड़ी बन जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन रिसेट ट्रेडर्स को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आईटी के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी क्लस्टरिंग, सी स्टोरेज एरिया नेटवर्क, डी वर्चुअलाइजेशन। से आंसर इसका डी। वर्चुअलाइजेशन को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधन को सारांश के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आईटी के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। वर्चुअलाइजेशन में वर्चुअल कंप्यूटर, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, स्टोरेज डिवाइस और कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों सहित किसी चीज का वर्चुअल वर्जन बनाने की क्रिया है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी डिजिटल पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा का प्रबंध करने और कोविड-19 महामारी का ट्रैक करने के लिए एआई और बिग डेटा एनालिटिकल जैसी तकनीक का उपयोग करती है। ए उमंग पोर्टल, बी डिजी लॉकर, सी भीम ऐप, डी आरोग्य सेतु। से आंसर है इसका डी आरोग्य सेतु। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा का प्रबंध करने और कोविड-19 महामारी को ट्रैक करने के लिए एआई और बिग डेटा एनालिटिकल जैसी तकनीकों का उपयोग आरोग्य सेतु ऐप द्वारा किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप का उद्देश्य संपर्क अनुरेखण, लक्षण जांच और कोविड-19 संक्रमण के जोखिम का आकलन करना था। यह ब्लूटूथ और लोकेशन डेटा के साथ साथ एआई का उपयोग करके संभावित संक्रमित व्यक्ति की पहचान करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, रेड तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, रेड कई हाई ड्राइव में डेटा संग्रहित करके अतिरेक के माध्यम से अधिक डेटा विश्वसनीयता प्रदान करती है। सेकंड है, रेड विफलता के एकल बिंदु को खत्म करने में मदद करता है और डेटा हानि के जोखिम को कम करता है। थर्ड है, रेड सिस्टम कई ड्राइव में डेटा वितरित करके रीड राइट थ्रूपुट और डेटा हानि के जोखिम को कम करता है। उर्वरित कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल सेकंड और थर्ड, बी केवल फर्स्ट और सेकंड, सी केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड, डी केवल 1 और थर्ड। से आंसर इसका सी 1 2 3 तीन है इसकी। रेड रिएक्शन एरे ऑफ एक्सपेंसिव डिस्क या रेडेड एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क एक डेटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन तकनीक है जो डेटा रिसेंटली प्रदर्शन सुधार या दोनों के उद्देश्य के लिए भौतिक डेटा स्टोरेज घटकों को एक या अधिक तक तार्किक इकाइयों में सीमित करती है। रेड कई हार्ड ड्राइव में डेटा संग्रहित करके अतिरेक के माध्यम से अधिक डेटा प्रदान करते हैं। सही है, क्योंकि कई हाई ड्राइव में रेड डेटा को संग्रहित करता है जिससे डेटा अतिरेक मिलता है और सीमित बढ़ जाती है। रेड विफलता के एकल बिंदु को खत्म करने में मदद करती है और डेटा हानि के जोखिम को कम करती है, क्योंकि डेटा कहीं एकल डिस्क की विफलता से होने वाले डेटा हानि को जोखिम को कम करता है और डिस्क स्तर पर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को कम करने में मदद करता है। रेड सिस्टम कई ड्राइव में डेटा वितरित करके रीड राइट थ्रूपुट और समय भंडारण की क्षमता को बढ़ाता है। सही है, क्योंकि डेटा को स्प्रिंग के माध्यम से कई ड्राइव पर विभाजित करके डेटा को समांतर रूप से पढ़ा और लिखा जा सकता है जिससे गति बढ़ती है और कई ड्राइव मिलकर कुल भंडारण क्षमता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी के दिए गए लेन देन कानूनीकृत रूप से और सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं? ए डेटाबेस, बी वोल्ट, सी ब्लॉकचेन, डी बिटकॉइन। से आंसर इसका सी ब्लॉकचेन तकनीक एक डिजिटल सार्वजनिक लेजर खाता है जहां सभी प्रकार के लेन देन और सूचनाओं का स्थायी रिकॉर्ड मौजूद होता है जिसका प्रमाणीकरण किया जा सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक 3 अलग अलग तकनीकों या इंटरनेट पर्सन की अर्थात क्रिप्टोग्राफी, गुप्त सूचना प्रोटोकॉल पर नियंत्रित को सम्मिलित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता इकाइयां प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीक का उपयोग क्या कहा जाता है? ए क्रिप्टोलॉजी, बी क्रिप्टोग्राफी, सी क्रिप्टोग्राफिकल एल्गोरिदम, डी क्रिप्ट एनालिसिस। से आंसर इसके बी क्रिप्टोग्राफी।
विभिन्न सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए विभिन्न गणितीय तकनीकों का उपयोग क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 9000 कॉलम में को उसकी मुख्य विशेषता कॉलम बी से सम्मिलित कीजिए। कॉलम ए, कॉलम बी। ए, क्लाउड कंप्यूटिंग, ए की भौतिक मशीन पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना। बी, वर्चुअलाइजेशन, डेटा स्रोत के करीब डेटा प्रोसेसिंग वितरण। सी, एज कंप्यूटिंग, इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाले ऑन डिमांड कंप्यूटिंग संसाधन। डी, क्वांटम कंप्यूटिंग, गणना के लिए क्वांटम परिघटना का लाभ उठाना। सी आंसर इसका सी। क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाले ऑन डिमांड कंप्यूटिंग संसाधन। बी, वर्चुअलाइजेशन, ए की भौतिक मशीन पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना। सी, एज कंप्यूटिंग, डेटा स्रोतों के करीब डेटा प्रोसेसिंग वितरण करना। डी, क्वांटम कंप्यूटिंग, गणना के लिए क्वांटम परिघटना का लाभ उठाना। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीक आधार रेखा है? ए, आईओटी, बी, बिग डेटा, सी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डी, ब्लॉकचेन। सी आंसर इसका डी। ब्लॉकचेन एक वितरित और विकेंद्रीकृत लेजर तकनीकी है जो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के रिकॉर्ड सत्यापित और संरक्षित करती है। यह तकनीक लेन देन की पारदर्शिता, सुरक्षा और न बदलने योग्य प्रकृति सुनिश्चित करती है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन और इथेरियम ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके काम करती है। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से भविष्य में कौशल को किस प्रकार में परिभाषित किया जाता है? ए, कौशल जो केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। बी, योग्यता जो व्यक्तियों को सरल समस्याओं को हल करने की अनुमति देता है। सी, उभरते संदर्भों में जटिल समस्याओं को हल करने की योग्यता। डी, कौशल जिनके लिए निरंतर बाहरी निर्देशों की आवश्यकता होती है। सही आंसर है इसका सी। भविष्य के कौशल मुख्य रूप से ऐसे कौशल होते हैं जो व्यक्ति को तेजी से बदलते परिवेश में जटिल और अपरिचित समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने में सक्षम बनाते हैं। इनमें समस्या समाधान, नवाचार, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक, डिजिटल साक्षरता और अनुकूल क्षमता जैसे गुण शामिल होते हैं। अगले पॉइंट है इसमें, साइबर सिक्योरिटी। कौन सा कथन जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल के मूल सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, उपयोगकर्ता के प्रमाणित होने के बाद। बी, उसे दीर्घकालिक एक्सेस प्रदान करता है। बी, उपयोगकर्ता के स्थान की परवाह किए बिना प्रत्येक एक्सेस अनुरोध को लगातार वेरीफाई करना। सी, केवल बाहरी अनुरोधों की जांच करते हुए आंतरिक नेटवर्क ट्रैफिक पर भरोसा। डी, सभी नेटवर्क खंडों की सुरक्षा के लिए सिंगल वायरफॉल पर निर्भर रहना। सही आंसर इसका बी। जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल का मूल सिद्धांत है, कभी भरोसा न करो, हमेशा सत्यापित करो। इसका मतलब है कि चाहे उपयोगकर्ता नेटवर्क के अंदर हो या बाहर, हर एक्सेस अनुरोध की सत्यापन और अनुमति प्रक्रिया दोहराई जाती है। यह मॉडल उपयोगकर्ता की पहचान, डिवाइस की सुरक्षा स्थिति, स्थान और अनुरोध संसाधनों के ध्यान को रखते हुए निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? ए, हमला सतह या अटैक सरफेस। बी, हमला साक्षर अटैक सिग्नेचर। सी, हमला पैटर्न अटैक पैटर्न। डी, हमला पथ अटैक पथ। आंसर इसका ए। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकते हैं, उसे हमला सतह कहा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क से जानकारी गैर कानूनी तरीके से उन्हें हानि पहुंचाने से प्राप्त करता है, वह व्यक्ति हैकर कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस नियमों का एक सेट है जो सुरक्षा मापदंडों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है? ए, राउटर। बी, फायरवॉल। सी, स्विच। डी, प्रॉक्सी। से आंसर इसका बी। फायरवॉल नियमों का एक सेट है जो सुरक्षा मापदंडों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को सुरक्षित करता है। यह एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्ण निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर डेटा पैकेट को निगरानी और नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दी गई उनकी सही परिभाषा मिलाइए। कॉलम ए, कॉलम बी। स्पैम, दुर्भावनापूर्ण ईमेल को उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील डेटा का खुलासा करने के लिए धोखा देता है। बी, फिशिंग, अवांछित बल्क ईमेल अक्सर विज्ञापन या घोटाले। कैप्चा, मनुष्य को बॉटम से अलग करने के लिए परीक्षण। डी, बॉटनेट, साइबर हमलों के लिए उपयोग किए जाने वाले समझौते किए गए कंप्यूटर का एक नेटवर्क। से आंसर इसका ए। स्पैम, अवांछित बल्क ईमेल अक्सर विज्ञापन या घोटाले। बी, फिशिंग, दुर्भावनापूर्ण ईमेल और उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील डेटा खुलासे के लिए धोखा देता है। सी, कैप्चा, मनुष्य को बॉटम से अलग करने के लिए एक परीक्षण। डी है बॉटनेट,
साइबर हमले के लिए उपयोग किए जाने वाले समझौते किए गए कंप्यूटर का एक नेटवर्क। अगला प्रश्न है, एक ऐसा तरीका है जिसमें ईमेल एड्रेस यूआरएल में फेरबदल करके लोगों को धोखा दिया जाता है, जबकि डैश उपयोगकर्ताओं से लॉगिन क्रेडेंशियल जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देने की तरीका है। ए स्पूफिंग फिशिंग, बी हैकिंग फिशिंग, सी ईमेल बॉम्बिंग फिशिंग, डी मेलवेयर फिशिंग। आंसर का ए। स्पूफिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें ईमेल एड्रेस यूआरएल में फेरबदल करके पीड़िता को धोखा दिया जाता है, जबकि फिशिंग यूजर से लॉगिन क्रेडेंशियल जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देने का एक तरीका है। फिशिंग में एक हमलावर आमतौर पर किसी प्रतिष्ठित स्थान या व्यक्ति का वेश धारण करके यूजर में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है जिसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षित करता है? ए ट्रोजन हॉर्स, बी वायरस, सी वेब ब्राउज़र, डी वर्म। से आंसर इसका सी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मुख्यतः कंप्यूटर को दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम की सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि ट्रोजन हॉर्स। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो उपयोगकर्ता को वैध सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है, लेकिन इसमें हानिकारक कोड छिपा होता है। वायरस यह खुद को अन्य फाइलों में जोड़कर फैलाता है और डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। वर्म यह नेटवर्क के माध्यम से खुद को फैलाता है और सिस्टम को स्लो कर सकता है। लेकिन वेब ब्राउज़र एक सामान्य सॉफ्टवेयर था जिसका उपयोग सामान्य वेब ब्राउजिंग के लिए किया जाता है, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स एक्ट। यह कोई दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है। हालांकि वेब ब्राउज़र के माध्यम से वायरस आ सकते हैं, लेकिन इसमें ब्राउज़र मालवेयर नहीं होता। अगला प्रश्न है, जीरो डे वल्नरेबिलिटी से क्या तात्पर्य है? ए एक कमजोरी जिसका हमलावर को पता होता है लेकिन विक्रेता द्वारा अभी तक पे ठीक नहीं किया जा सकता है। बी एक कमजोरी जिसे उसी दिन ठीक कर दिया जाता है जिस दिन वह पाई गई थी। सी एक अस्थायी फायरवॉल बाईपास। डी एक ऐसा वायरस जो शून्य दिनों तक रहता है। आंसर इसका ए। जीरो डे वल्नरेबिलिटी का तात्पर्य है एक कमजोरी जिसका हमलावर को पता है लेकिन विक्रेता द्वारा अभी तक पेश नहीं किया गया। जीरो वल्नरेबिलिटी सॉफ्टवेयर में एक सुरक्षा दोष है जिसे डेवलपर्स को पता चलने से पहले ही हमलावर द्वारा खोजा जाता है और विक्रेता को इसकी जानकारी नहीं दी, इसलिए इसे ठीक करने के लिए उन्हें 5 शून्य डे होता है। इसका यह बहुत खतरनाक हो जाती है क्योंकि कोई पेज उपलब्ध नहीं होता। अगला प्रश्न है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य काम धाम में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस एक प्रकार का नहीं है? ए बूट सेक्टर वायरस, बी सिस्टम वायरस, सी फाइल वायरस, डी डिस्क वायरस। ये आंसर है इसका डी। बूट सेक्टर वायरस, सिस्टम वायरस और फाइल वायरस कंप्यूटर वायरस है, जो जबकि डेटा वायरस नहीं है, जो कि कंप्यूटर के सामान्य काम में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर जो स्वयं को प्रतिलिपि बना सके। बी ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके। सी उपयुक्त दोनों। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका ए। वायरस का पूर्ण नाम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो समय की प्रतिलिपि बना लेता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपके बिना जानकारी से चला जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की भाषा बग क्या है? एक वायरस कंप्यूटर वायरस, बी कंप्यूटर त्रुटि, सी डिजाइन बनाना, डी कंप्यूटर डेटा। से आंसर इसका बी। कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियों को बग कहा जाता है। इन त्रुटियों को ढूंढने में उनमें सुधार करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। इस कार्य को तैयार करने के सॉफ्टवेयर को डीब कहा जाता है। त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सारे ठीक है जिसे पेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करते हैं? ए प्रोटोकॉल, बी डिजिटल सिग्नेचर, सी डिस्क्रिप्शन एल्गोरिदम, डी मैसेज डाइजेस्ट। सही आंसर है इसका डी। संदेश की अखंडता को सत्यापित के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक मैसेज डाइजेस्ट है। मैसेज डाइजेस्ट का एक हैश वैल्यू उत्पन्न करता है जो संदेश के संपूर्ण डेटा को समझता है। यदि संदेश में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उत्पन्न हैश वैल्यू बदल जाएगी, जिससे प्राप्तकर्ता सिद्ध कर सकता है संदेश में कोई छेड़छाड़ नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज का संदर्भ करता है? ए साइबर सिक्योरिटी, बी साइबर कानून, सी साइबर इथिक्स, डी साइबर सेफ्टी। आंसर इसका सी।
साइबर एथिक्स ऑनलाइन एनवायरनमेंट और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और उचित और नैतिक व्यवहार की खोज से संबंधित है, जबकि अन्य विकल्प साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा, साइबर कानून पहले साइबर सेफ्टी सुरक्षित उपयोग करते हैं। साइबर एथिक्स विशेष रूप से उन नैतिक सिद्धांतों और आचरण का अध्ययन करता है जो इंटरनेट और डिजिटल दुनिया में विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? ए हमला, डोट्स हमला, बी सॉलिटिशिंग, सी स्टॉकिंग, डी फिशिंग। सही आंसर इसका ए। डोट डिनाइल ऑफ सर्विस एक साइबर अटैक है जिसमें अटैक किसी सिस्टम को इतना अधिक ट्रैफिक भेजते हैं कि वह बेहद उपयोगकर्ताओं के लिए अनुबंध हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साइबर अटैक का उन्हीं परिभाषा से मिलान कीजिए। साइबर अटैक और परिभाषा। ए रेनसवेयर के लिए डेटा को एन्क्रिप्ट करता है। बी फिशिंग डेटा चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजता है। सी की लॉगिंग कीबोर्ड इनपुट कैप्चर करता है। डी डॉट्स सर्वर पर ट्रैफिक से ओवरलोड हो जाता है। सही आंसर है इसका बी। साइबर अटैक और परिभाषा। रेनसवेयर के लिए डेटा को एन्क्रिप्ट करता है। बी फिशिंग डेटा चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजता है। सी की लॉगिंग कीबोर्ड इनपुट कैप्चर करता है। डी डॉट सर्वर पर ट्रैफिक से ओवरलोड हो जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य। ईमेल वायरस, स्पैम, हैकिंग। सही आंसर है इसका डी। कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य को हैकिंग कहा जाता है। यह एक अनधिकृत गतिविधि है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर डेटा को चोरी करके मेलवेयर फैलाया, सेवा को से इनकार और सिस्टम को नियंत्रित करता है। फिशिंग और रेनसवेयर हैकिंग के प्रकार है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मेलवेयर समय पर प्रतिकृति बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है? ए ट्रोजन, बी स्पाईवेयर, सी टाइम बम, डी रूट किट। सही आंसर है इसका ई। इनमें से कोई नहीं। मेलवेयर वह प्रकार है जो स्वयं प्रतिकृति बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है, वर्मा कहलाता है। यह किसी अन्य प्रोग्राम कर सकता है कि बिना खुद को कॉपी करके नेटवर्क फैलाता है। ट्रोजन यह स्वयं प्रतिलिपि नहीं करता बल्कि खुद को वैध प्रोग्राम के रूप में प्रस्तुत करता है। स्पाईवेयर एक यूजर की जानकारी छोड़ता है लेकिन यह भी समय को कॉपी नहीं करता। टाइम बम एक प्रकार का मेल है जो किसी विशेष घटना से या समय पर सक्रिय होता है। रूटिकट इस सिस्टम को नियंत्रित करने छिपने के लिए डिजाइन किया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम कंप्यूटर वायरस को क्या कहता है? ए मारिस वर्म, बी आई लव यू, सी कीपर, डी ब्रेन। सही आंसर इसका सी कीपर। वायरस को 1971 में बॉम थॉम्स द्वारा विकसित किया गया। इसे प्रथम कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। यह अर्पानेट जो बाद में इंटरनेट बताया यह सिस्टम पर संदेश छोड़ता है कि आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एनक्रिप्शन विधि आरएसए में लगाया जाता है? ए सार्वजनिक कुंजी पब्लिक की, बी सम्मिलित कुंजी सिमेट्रिक की, सी आरंभीकरण का वेक्टर, डी निजी कुंजी प्राइवेट की। सही आंसर इसका ए आरएसए एक असीमित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है जो सार्वजनिक कुंजी पब्लिक की और निजी कुंजी प्राइवेट के जड़ों का उपयोग करता है। इसमें डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की उपयोग होता है और एन्क्रिप्शन करने के लिए प्राइवेट की का उपयोग किया जाता है। पहले प्रश्न है, साइबर सुरक्षा हमले के लिए बनाए क्या शब्द हैं जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरण को लक्षित करते हैं? ए जीरो डे अटैक, बी डॉट डॉट अटैक, सी स्पीयर फिशिंग अटैक, डी बोनेट अटैक। सही आंसर है इसका डी। बोनेट अटैक एक साइबर हमला है जिसमें एक बड़ी संख्या में संगठित कंप्यूटर एक साथ किसी लक्षित नेटवर्क या सिस्टम पर हमला करते हैं। इन संगठित कंप्यूटर को बॉटम कहा जाता है। बोनेट अटैक का मुख्य उद्देश्य नेटवर्क के आइडेंटिटी की कमी में डालना, डेटा चोरी या अन्य नुकसान पहुंचाना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा लॉजिक बम के लिए सही नहीं? ए यह घुसपैठ द्वारा मालवेयर के अंतर्गत दृष्टि होता है। बी ये सभी सी इन्हें निश्चित फाइल की उपस्थिति अनुपस्थिति द्वारा अथवा विशिष्ट तारीख समय पर ट्रिगर कर सकता है। डी यह निष्क्रिय पड़ा रहता है जब तक पूर्वाभाषित अवस्था प्राप्त नहीं होती। सही आंसर इसका ए। लॉजिक बम के लिए सबसे यह घुसपैठ द्वारा मालवेयर के अंतर्गत कोड है। लॉजिक बम एक तरह के मालवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर होते हैं तथा निश्चित शर्तों के लिए पूरा होने के संभावना होते हैं। अगला प्रश्न वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा के स्वरूपण और संग्रहण में संबंधित कंप्यूटर बग की श्रेणी क्या है? ए सी आरएम, बी Y2K, सी B2B, डी SAP। सही आंसर इसका बी। वर्ष 2000 की समस्या जिसे Y2K समस्या के रूप में याद है। वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा के प्रारूपण और भंडारण से संबंधित कंप्यूटर बग की श्रेणी थी। Y2K का Y साल ईयर को 2K 2000 जाता है कि जब सन 1999 को समाप्ति वह 2000 प्रारंभ होने लगा तब इसमें कंप्यूटर 31 दिसंबर 1999 से आगे का साल बदल पाने में सक्षम नहीं था। ये सिस्टम अगले साल की तारीख और महीना बदल सकते हैं लेकिन साल के 2 आखिरी अंक को छोड़कर पहले अंक नहीं बदल सकते। इस तरह 1 जनवरी को कंप्यूटर को दिखने वाली तारीख 1/1/1900 ही रहती थी।
इस तरह समयकाल 100 वर्ष पूर्ति के कारण Y2K बग को मिलेनियम बग भी कहा जाता है, जो कि एक प्रकार की कंप्यूटर कोडिंग खराब करता है। अगला प्रश्न है, सामान्य साइबर सुरक्षा हमलों सूची फर्स्ट के तरीकों सूची से मिलान कीजिए। सूची 2 हमले का प्रकार तरीका, फिशिंग, दो पक्षों के बीच संचार को बाधित करना। बी SQL इंजेक्शन, क्रेडेंशियल चुराने के लिए भारत ईमेल करना। सी रेमस्वेयर, डेटाबेस की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाना। डी मैन इन द मिडिल, डेटा एन्क्रिप्शन करना और भुगतान की मांग करना। सही आंसर है इसका डी। हमले का प्रकार तरीका, फिशिंग, क्रेडेंशियल चुराने के लिए भारत में ईमेल करना। SQL इंजेक्शन, डेटाबेस की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाना। रेमस्वेयर, डेटा एन्क्रिप्ट करना और भुगतान की मांग करना। मैन इन द मिडिल, दो पक्षों के बीच संचार को बाधित करना। अगला प्रश्न है, DDoS हमले www पर एक आम साइबर सुरक्षा खतरा है। ऐसे हमले को पीछे प्राथमिक तंत्र क्या है? ए अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता प्रमाणीकृत प्रोटोकॉल का उल्लंघन। बी नेटवर्क उपकरणों के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ छेड़छाड़ी करना है। सी एन्क्रिप्शन संचार चैनल की कमजोरी का फायदा उठाता है। डी कई स्रोतों से अत्यधिक ट्रैफिक के साथ एक लक्ष्य सर्वर को ओवरलोड करना है। इसका डी डिस्ट्रीब्यूशन डिनायल ऑफ सर्विस हमला एक ऐसा साइबर हमला है जिसमें हमलावर एक ही समय पर कई कंप्यूटर या डिवाइसेज में किसी एक सर्वर, वेबसाइट या नेटवर्क पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजता है। इसका उद्देश्य सिस्टम को इतना व्यस्त कर देना होता है कि वह वैध उपयोगकर्ता के लिए अनुबद्ध हो जाए। अगला टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और इंटरनेट। इसमें पहला प्रश्न है, कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल आउटपुट को मॉडल करने और पूर्वानुमान लगाने के लिए किस प्रकार के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है? ए क्लस्टरिंग, बी रिग्रेशन, सी क्लासिफिकेशन, डी एसोसिएशन। सही आंसर इसका डी रिग्रेशन। एल्गोरिथम का उपयोग निरंतर या संख्यात्मक आउटलुक की भविष्यवाणी करने के लिए जाता है, जैसे कि घर की कीमत, तापमान के भविष्य की बिक्री। क्लस्टरिंग डेटा को समूह बांटने के लिए उपयोग करता है। क्लासिफिकेशन श्रेणी या हाँ या ना की भविष्यवाणी। एसोसिएशन डाटा में नियमों या संबंधों में खोलना के लिए। अगला प्रश्न है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का प्रयोग किसके द्वारा गढ़ा गया है? ए केविन एसेटन, बी विट सर्फर, सी रे टर्मिशन, डी टिम बर्नर्स-ली। सही आंसर इसका ए केविन एसोस ने यह शब्द 1999 में दिया गया था। उन्होंने प्रोक्टर एंड गैबल कंपनी एक प्रेजेंटेशन के दौरान इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। वे उस समय सप्लाई चेन मैनेजमेंट में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के इस्तेमाल को समझ रहे थे, जहां फिजिकल चीजों को इंटरनेट से जोड़कर ट्रैक किया जाता है। निम्नलिखित कौन सा मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जहां मॉडल लेबल किए गए डेटा को सीखता है? ए पर्यवेक्षण लर्निंग, बी कोई लर्निंग नहीं, सी सुदृष्टिकरण लर्निंग, डी अप्रेषित लर्निंग। ए सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग एक प्रकार है जहां एक मॉडल लेबल किए गए डेटा सेट को प्रशिक्षित किया जाता है, यानी इनपुट के साथ उनका संयुक्त किया जाता है। प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग में टेक्नोलाइजेशन की क्या तात्पर्य है? ए टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों और वाक्यांशों में विभाजित करना है। बी बड़ी लैंग्वेज फाइलों को कंप्रेस करना है। सी रोबोट को शुरू करने के लिए सिक्के देना। डी यूजर पासवर्ड इंस्क्रिप्ट करना। सही आंसर इसका ए टोकनाइजेशन से तात्पर्य है टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों, वाक्यांशों, अर्थ शब्द, सार्थक तत्वों जिन्हें टोकन कहा था विभाजित करना है। यह एनएलपी में एक मूलभूत कदम है जो टेक्स्ट को मशीन पठनीय और वर्णों में प्रदान करते हैं ताकि आगे प्रोसेसिंग जैसे मॉडलिंग की जा सकती है। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किस पीढ़ी के कंप्यूटर में की गई? ए पहली पीढ़ी, बी तीसरी पीढ़ी, सी दूसरी पीढ़ी, डी चौथी पीढ़ी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका ई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आदि की शुरुआत 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर में की गई। अगला प्रश्न है, स्मार्ट शहरों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए एआई किस प्रकार योगदान दे सकता है? ए आवश्यक अस्पतालों की संख्या को कम करके, बी सभी नागरिकों के लिए चेहरे का पहचान करने वाली प्रणाली लागू करके, सी सभी मैनुअल ट्रैफिक नियंत्रण नौकरियों को समाप्त करने के लिए, बी बेहतर भीड़ प्रबंधन के माध्यम में यातायात को नियंत्रित करने सुरक्षित को बढ़ाने के लिए बढ़ाकर। आंसर इसका डी एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्मार्ट शहरों के विभिन्न तरीकों से जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है, जैसे भीड़ प्रबंधन, एआई आधारित कैमरा सेंसर डेटा के माध्यम से ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण, सुरक्षा बढ़ाना, एआई का उपयोग संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए किया जा सकता है।
आपातकालीन सेवा की दक्षता बढ़ाना, रियल टाइम डेटा से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि को तेज और सटीक सेवाएं देने में मदद कर सकता है। अगला प्रश्न है, आत्म प्रभावकारिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए, इसमें किसी की अपनी क्षमताओं पर विश्वास और निर्णयों की जिम्मेदारी लेना शामिल है। बी, यह किसी व्यक्ति की दूसरों की सीखने की क्षमता पर केंद्रित है। सी, यह भविष्य के करियर की सफलता के पर सीमित नहीं है। डी, यह समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरह से बाहरी मदद पर निर्भर करने के कारण है। अगला प्रश्न है, ए, आत्म प्रभावकारिता अल्बर्ट ब्रुंड्रो द्वारा प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसका अर्थ है व्यक्ति का अपनी क्षमताओं का विश्वास करना और विभिन्न परिस्थितियों में सफलतापूर्वक कार्य करने की अपनी योग्यता का आकलन करना। यह व्यक्ति की लक्ष्य निर्धारित करने की चुनौतियों का सामना करने, निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र एआई को अपना रहा और डॉक्टर की जगह एआई सक्षम मशीनें अपना रहा है। कारण आर, एआई नैदानिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक्सरे, एमआरआई स्कैन और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे बड़े डेटाबेस का विश्लेषण कर रहे हैं। विकल्प ए, अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। बी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। सी, अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। डी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। सही आंसर है इसका सी। अभिकथन ए, भारत स्वास्थ्य सेवा में एआई को अपना रहा है और डॉक्टरों की जगह एआई सक्षम मशीनें अपना लिया है। यह बयान आंशिक रूप से सही नहीं है क्योंकि एआई स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टरों की जगह नहीं ले रहा बल्कि उनकी सहायता कर रहा है। कारण आर, एआई दैनिक परिणाम को बेहतर बनाने के लिए एक्सरे, एमआरआई स्कैन और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे बड़े डेटाबेस का विश्लेषण कर सकते हैं। यह एक कथन सही है क्योंकि एआई को क्षमता है कि बड़े डेटाबेस का विश्लेषण करने, पैटर्न और संबंधों की पहचान करने, दैनिक परिणाम सुरक्षित हो सकते हैं। अभिकथन है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स उपयोगकर्ता फीड को क्यूरेट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकते हैं। कारण एआई रिलेवेंट कंटेंट को प्रदर्शित करने और प्रमोट करने के लिए उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। अभिकथन ए से एक सही है लेकिन कारण आर गलत है। बी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही नहीं है। अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। बी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। डी, सोशल नेटवर्क साइट वास्तव में उपयोगकर्ता फीड को क्यूरेसी करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं। उपयोगकर्ता गतिविधियों, रुचि, पसंद, पिछले इंटरेक्ट और अन्य डेटा बिंदुओं की विश्लेषण करते हैं ताकि उनके लिए सबसे प्रसन्न कंटेंट दिखाया जा सके। इसके लिए एआई एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं ताकि यह प्रोडक्ट किया जा सके। कौन सा कंटेंट उपयोगकर्ता के लिए ज्यादा आकर्षक एंगेजिंग होता है, साथ ही यह प्रोमोटिंग या ऑर्गेनिक पोस्ट की रैंकिंग भी प्रभावित करता है। इसलिए कारण आर पूरी तरह से कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, एआई के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं? एआई का उपयोग वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी का आरोप लगाने के लिए किया जा सकता है। सेकंड, एआई सिस्टम और डीप लर्निंग समानार्थी है। थर्ड, एआई ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभव को निजीकृत करने में मदद कर सकता है। ए, केवल 1 और 3। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 1, 2 और 3। डी, केवल 1 और 2। सही आंसर इसका ए। एआई का उपयोग वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जाता है। मशीन लर्निंग और पैटर्न रिकग्निशन तकनीक की मदद से एआई लेन-देन में असामान्य गतिविधियों की पहचान, खरीदारी के आधार पर शॉपिंग अनुभव को पर्सनलाइजेशन करता है, जैसे अमेजन या नेटफ्लिक्स का सुझाव देना। एआई एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों आते हैं। डीप लर्निंग एआई का उपसमूह है, इसमें केवल कथन ए और कथन थर्ड असत्य है। अगला प्रश्न, मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को कहा जाता है? ए, हेड रोबोट। बी, पर्सोनिड्स। सी, ह्यूमनॉइड्स। डी, पैर वाले रोबोट। सही आंसर का सी, ह्यूमनॉइड रोबोट मानव के आकार जैसे दिखने वाला है एक रोबोट है जिसे मानव शरीर की नकल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ह्यूमनॉइड रोबोट एक सपन नियंत्रक एक आसमा काम करता है क्योंकि रोबोट का गतिशील मॉडल जटिल और यांत्रिक और बाहरी गड़बड़ी की उपस्थिति रोबोट को क्षमताओं से प्रभावित कर सकती है। अगला प्रश्न है, एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई परिभाषा को कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग की जाती है? ए, पाइथन। बी, LISP। सी, पर्ल। डी, प्रोलोग। सही आंसर इसका सी। इसमें पर्ल का उपयोग आमतौर पर एआई के लिए होता है। लिस्प और प्रोलोग दो भाषाएं जिनका व्यापक रूप से एआई के लिए उपयोग किया जा सकता है और पाइथन उसका उपयोग करके भी
एआई किया जाता है। अगला प्रश्न है बिग डेटा प्रोसेसिंग, निम्न में से कौन सा बिग डेटा के 3V में से एक नहीं है? बी वैरायटी विविधता है, बी विजिबिलिटी दृढ़ता, सी वेलोसिटी वेग, डी वॉल्यूम आयतन। सही आंसर इसका बी। बिग डेटा में 3V का मतलब है वॉल्यूम, वो वेलोसिटी और वैरायटी, इन तीन विषयों का कारण डेटा बिग डेटा है। अति विजिबल डेटा को 3V में शामिल है। अगला प्रश्न है डेटा वॉल्यूम का उपयोग करता की मांग में अचानक वृद्धि नियंत्रण की क्षमता निर्मित करता है? ए पॉसिबिलिटी, बी कंपेटिबिलिटी, सी सस्टेनेबिलिटी, डी स्केलेबिलिटी। सही आंसर इसका डी। बिग डेटा प्रोसेसिंग में स्केलेबिलिटी वह क्षमता है जो किसी सिस्टम में प्रोसेस को बढ़ती हुई डेटा वॉल्यूम या उपयोग करते की मांग को सब संभालने में होती है। यह सुनिश्चित करती है कि सिस्टम को अधिक समय जैसे कंप्यूटर पावर स्टोरेज नेटवर्क के साथ आसानी से बढ़ाया जाता है, जैसे प्रदर्शन कार्य क्षमता से बढ़ाना होता है। अगला प्रश्न है वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में बड़े डेटा सेट को संग्रहित और संसाधित करने के लिए कौन सा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ए अपाचे हुप्स, बी मोंगोडीबी, सी अपाचे काफ्टा, डी टेसरफ्लो। से आंसर इसका है अपाचे हुप्स एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में बड़े पैमाने पर डेटा को संग्रहित कर संसाधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह HDFC, हडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम और मैप रीडिंग जैसी घटनाओं पर आधारित है जो बड़े डेटा सेट से वितरित और समांतर रूप में संसाधन करने का सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है HDFC में कौन सा घटक डेटा प्रतिकृति का वह मान्य करता है डेटा ब्लॉक की देखरेख करता है? ए जॉब ट्रैकर, बी नाम नोड, सी टास्क टेकर, डी डेटा नोड। सही आंसर इसका बी। नाम नोड होप्स डिस्ट्रीब्यूट फाइल सिस्टम में मास्टर नोड होता है जिसमें यह फाइल सिस्टम मोटारेट को प्रतिबिंबित फाइल और ब्लॉक के स्थान पर की जाने समय तथा डेटा नोड को डेटा प्रकृति और डेटा ब्लॉक की देखरेख के लिए निर्देशित करता है। अगला प्रश्न कौन सा डेटा प्रशिक्षण और विश्वसनीयता है? ए सत्यता, बी वेलोसिटी योग, सी आयतन, डी विविधता। सही आंसर इसका एक। बिग डेटा के चार मुख्य पहलों में से एक सत्यता है जो डेटा प्रशिक्षण को विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा को दर्शाता है, जबकि आयतन डेटा की मात्रा को दर्शाता है, वेग डेटा प्रशिक्षण की गति को दर्शाता है और विविधता विभिन्न प्रकार के डेटा की उपयोगिता दर्शाता है। अगला प्रश्न है एक स्वास्थ्य देखभाल संगठन को विभाग के 20 सदस्यीय रोगी डेटा को सुरक्षित रूप में साझा करने की जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित तरीका है? ए इनक्रिप्शन के साथ पब्लिक क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करना, बी डेटा साझा करने के लिए भौतिक प्रक्रिया लागू करना, सी पासवर्ड सुरक्षित फाइलों के साथ ईमेल पर डेटा संग्रहित करना, डी सुरक्षित और परिवर्तन रिकॉर्ड रखने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करना। सही आंसर इसका डी। ब्लॉकचेन तकनीक एक विकेंद्रीकृत डिजिटल लेजर प्रणाली है जो डेटा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से स्टोर और साझा करने की अनुमति या स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के लिए आदर्श है। ब्लॉकचेन में डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाता है और यह परिवर्तन होता है और डेटा की सुरक्षा और अखंडता को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न निम्न में कौन सा सेवा चालित डेटा प्रतिकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? ए HDFS, बी DAS डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, सी NAS नेटवर्क अटैच स्टोरेज, डी लोकल फाइल सिस्टम। से आंसर इसका ए। HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूट लाइव सिस्टम को विशेष रूप से उच्च स्केलेबिलिटी और फाइल डेटा लेन दोष के डिजाइन करता है। वैसे वैसे डेटा प्रकृति की मदद करता है जैसे डेटा की कहीं काफी है। अपाचे हुड फ्रेमवर्क एक ऐसा हिस्सा है जहां बसम लिखा है जावा में, C++ में, सी आर प्रोग्रामिंग में, डी पाइथन में। से आंसर इसका ए। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क एक ऐसा हिस्सा जावा भाषा में लिखा गया है जहां सी में कुछ मूल कोड और कमांड लाइन उपयोगकर्ता को शेल स्क्रिप्ट के रूप में लिखा गया है। अगला प्रश्न है डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग, बुनियादी मशीन लर्निंग प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? ए अमूर्तन डेटा इनपुट सामान्यकरण, बी सामान्यकरण अमूर्तन डेटा इनपुट, सी डेटा इनपुट सामान्यकरण अमूर्त डेटा इनपुट, डी डेटा इनपुट अमूर्तीकरण सामान्यकरण। सही आंसर है इसका डी। मशीन लर्निंग प्रक्रिया में चरणों को सही क्रम में लिखा है। डेटा इनपुट सबसे पहले डेटा को इकट्ठा किया जाता है और मॉडल में इनपुट किया जाता है। फिर है अमूर्तन, इस चरण में डेटा के फीचर्स निकालकर मॉडल को ट्रेन किया जाता है। 3 सामान्यकरण, इसमें ट्रेन किया गया मॉडल डेटा पर निर्भर करता है। सामान्यकरण क्षमता का फंक्शन है। डेटा इनपुट अमूर्तन और सामान्यकरण। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। परिवेशी अधिगम लेबल किए गए डेटा के बिना अधिगम है। फिर है बी अपरिवेशित अधिगम, परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से अधिगम,
सी सुदृढ़ीकरण अधिगम, लेबल किए गए इनपुट आउटपुट युग्मों में अधिगम। डी अर्थ पर्यवेक्षण अधिगम, लेबल किए गए और लेबल नहीं किए गए डेटा से अधिगम। से आंसर इसका सी। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। अपर्यवेक्षण अधिगम के लेबल किए गए इनपुट आउटपुट युग्म का अधिगम। अपर्यवेक्षण अधिगम लेबल किए गए डेटा के बिना अधिगम। दृढ़ीकरण अधिगम परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से अधिगम। डी अर्थ परीक्षण, लेबल किए गए और लेबल नहीं किए गए डेटा से अधिगम। अगला प्रश्न है अभिकथन। दृढ़ीकरण सीखने में एजेंट परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से इष्टतम व्यवहार सीखते हैं। कारण और दृढ़ीकरण सीखने के लिए एल्गोरिदम पूरी तरह से एक प्रशिक्षण द्वारा प्रदान किए पर्यवेक्षण लेबल पर निर्भर करते हैं। ए अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। बी अभिकथन ए लेकिन कारण आर गलत। सी अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। डी अभिकथन ए कारण आर दोनों सही है लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। बी सुदृढ़ीकरण सीखने में एजेंट परीक्षण त्रुटि के माध्यम से इष्टतम व्यवहार सीखते हैं। यह तरीका व्यवहार के आधार पर पुरस्कार करने और उनके अनुसार फैलने के सूचित करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। सुदृढ़ीकरण सीखने एल्गोरिदम पर्यवेक्षण लेवल पर निर्भर नहीं करते। इसके अलावा यह प्राकृतिक पर्यवेक्षण के तहत पुरस्कार संकेतों के आधार पर काम करता है, इसलिए कथन ए गलत है। कथन ए सही है और कारण आर गलत है। अगला प्रश्न है साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ कैसे बढ़ाया जाता है। ए सभी पारंपरिक सुरक्षा उपयोग को एक ही एल्गोरिथम पर स्थापित करने के लिए। बी असामान्य पैटर्न और विसंगति की पहचान करने जो साइबर खतरे का संकेत दे सकते हैं। सी मानवीय डिक्शन की आवश्यकता को पूरा तरह से समाप्त करके। बी निश्चित नियम बनाकर जिन्हें कभी भी अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती। से आंसर है इसका बी। मशीन लर्निंग का उपयोग साइबर सुरक्षा के मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है। यह बड़े डेटा सेट में असामान्य गतिविधियों को पैटर्न की पहचान करते हैं जो संभावित हमले या खतरे को संकेत हो सकते हैं। यह पारंपरिक नियम आधारित प्रणाली को अधिक लचीला और अनुकूल बनाता है। इसका उपयोग फिशिंग हमला, मेलवेयर गतिविधि या डीडोस हमले का पता लगाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफर लर्निंग के संदर्भ में किसी पूर्व प्रशिक्षित मॉडल को किसी नए संभावित कार्य के अनुकूल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए डेटा नॉर्मलाइजेशन, बी फीचर एक्सट्रैक्शन, सी फाइन ट्यूनिंग, डी मॉडल एनसेबलिंग। से आंसर इसका सी। ट्रांसफर लर्निंग में फाइन ट्यूनिंग का मतलब है किसी नए संबंध में के लिए प्रशिक्षण मॉडल को अनुकूलित करने की प्रक्रिया। एक मॉडल शामिल होता है जो एक बड़े सामान्य डेटा सेट का प्रशिक्षित करता है, फिर इसे एक छोटे कार्य विशिष्ट डेटाबेस पर आगे प्रशिक्षण किया जाता है। यह मॉडल को अपने सीखे गए फीचर को कार्य करने के लिए बेहतर ढंग से सम्मिलित करने की अनुमति है, जिससे मूल प्रशिक्षण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उठाते प्रदर्शन सुधार होता है। अगला प्रश्न है मशीन लर्निंग के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। ए मशीन लर्निंग का उपयोग केवल कंप्यूटर विजन कार्य में किया जाता है। बी मशीन लर्निंग कर्मिक बुद्धिमत्ता का एक उपसमूह है। सी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम मानवीय स्टेक के बिना अनुभव को बेहतर नहीं हो सकता। डी सभी मशीन लर्निंग मॉडल को करने के लिए बड़ी मात्रा में लेबलित डेटा की आवश्यकता होती है। कभी मशीन लर्निंग कर्मिक बुद्धि का एक उपक्षेत्र है जो कंप्यूटर के स्पष्ट रूप से प्रोग्राम के डेटा के अनुभव के आधार पर प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डेटा में पैटर्न को और संदर्भ ढूंढकर फिर उस पैटर्न का उपयोग नए डेटा पर भविष्यवाणी निर्णय लेने के लिए करता है। मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किस ढांचे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ए ओरेकल, बी मोंगोडीबी, सी विजुअल बेसिक, डी टेंसरफ्लो। आंसर इसका डी। टेंसरफ्लो गूगल द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है जिसे विशेष रूप से डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के लिए विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है डिजिटल वित्तीय समीक्षाओं के भाव विश्लेषण में प्राकृतिक भाषा प्रशिक्षण कार्य के लिए कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल सबसे प्रभावी है। ए निर्णयवर्ष, बी के निकटतम पड़ोसी, सी नाइस वेब, डी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क। से आंसर इसका डी। डिजिटल वित्तीय समस्या के भाव विश्लेषण के लिए प्रभावी मशीन लर्निंग मॉडल लर्निंग लॉन्ग शॉर्ट टर्म दिया हुआ जो क्रमबद्ध डेटा को अच्छे से सिखाने और समझने के लिए सक्षम हो, क्योंकि समीक्षाएं आमतौर पर पाठ्य डेटा शब्दों का अनुरूप विश्लेषण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मशीन लर्निंग में क्या शामिल है जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है। ए चरण, बी फ्लो चार्ट, सी एल्गोरिदम, डी प्रोसेसिंग। सही आंसर इसका सी। मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम शामिल हैं जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा का उपयोग करके पैटर्न और संबंधों को पहचानते हैं और फिर इन जानकारी का उपयोग करके भविष्य के डेटा पर पूर्वानुमान का निर्णय लेते हैं। अगला प्रश्न है के मीन्स एल्गोरिदम एक कौन सा एल्गोरिदम है। ए सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, बी सुपरवाइज्ड लर्निंग, सी रीइंफोर्सिंग लर्निंग,
डी अनसुपरवाइजिंग लर्निंग, सही आंसर इसका डी। के मींस एक आपसी समूह में डेटा को वर्गीकृत करने के लिए एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसमें डेटा को कुछ समूह में विभाजित किया जाता है। यह एक अनसुपरवाइजिंग एल्गोरिथम होता है जिसमें हमें पूर्वानुमान वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं होती। यह डेटा पॉइंट्स की विशिष्टता गुणवत्ता मापने का उपयोग करने में कुछ समूह में विभाजित करने गए हैं जिन्हें प्रत्येक समूह का एक केंद्रीय बिंदु होता है। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षण और अपर्यवेक्षण अधिकतम लर्निंग के बीच मुख्य अंतर क्या है? ए, पर्यवेक्षित अधिगम अपर्यवेक्षित अधिगम की तुलना में सस्ता है। बी, पर्यवेक्षित अधिगम के लिए न्यूक्लियर जाल कर नेटवर्क की आवश्यकता होती है जबकि अपर्यवेक्षित अधिगम के लिए नहीं। सी, पर्यवेक्षित अधिगम केवल बड़े डेटा के साथ काम करता है जबकि अपर्यवेक्षित अधिगम नहीं करता। डी, पर्यवेक्षित अधिगम लेबल वाले डेटा का उपयोग करता है जबकि अपर्यवेक्षित अधिगम बिना लेबल वाले डेटा का उपयोग करता है। डी, पर्यवेक्षित अधिगम के मॉडल को प्रशिक्षण करने के लिए लेबल वाले डेटा का उपयोग किया जाता है लेकिन अपर्यवेक्षित अधिगम में मॉडल बिना किसी लेबल वाले डेटा से पैटर्न प्रशिक्षण सीखता है। अगला प्रश्न है, मशीन लर्निंग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? एक, सुपरवाइज लर्निंग के लिए लेबल किए गए डेटा की आवश्यकता होती है। फिर 2 है, अनसुपरवाइज लर्निंग बिना लेबल लर्निंग के पैटर्न की पहचान करते हैं। तीसरा है, शुद्ध अधिगम लर्निंग में पुरस्कार या दंड के माध्यम से प्रतिपुष्टि शामिल होती है। 4, सेमी सुपरवाइज लर्निंग का उपयोग केवल बड़े लेबल वाले डेटा सेट में किया जाता है। ए, 2, 3 और 4। बी, 1, 2, 3, 4। सी, 1, 2 और 3। डी, 1 और 3। सही आंसर है इसका सी। सुपरवाइज लर्निंग के लिए लेबल किए गए डेटा की आवश्यकता होती है क्योंकि यह इनपुट आउटपुट को सीखने के लिए प्रशिक्षण होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग बिना किसी लेबल के पैटर्न की पहचान करती है, यानी यह डेटा में छिपे संबंधों को खोजने का प्रयास करता है। रीफोर्सिंग लर्निंग एक एजेंट के रूप में पुरस्कार दंड के माध्यम फीडबैक इससे वह अपने निर्णय को बेहतर बनाता है। सेमी सुपरवाइज लर्निंग के बड़े लेवल वाले डेटा सेट तक सीमित नहीं होती बल्कि इसका उपयोग छोटे लेवल वाले और बड़े लेवल वाले डेटा सेट को संयोजन के लिए किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी आर्किटेक्चर में आईओटी गेटवे मुख्य रूप से और क्लाउड के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। ए, सेंसर। बी, उपयोगकर्ता। सी, राउटर। डी, वेब। सही आंसर इसका ए। आईओटी आर्किटेक्चर में आईओटी गेटवे सेंसर डिवाइस और क्लाउड के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है। गेटवे सेंसर से एक डेटा एकत्र करता है जिसे संसाधित करता है, फिर उस डेटा को आगे के विश्लेषण स्टोरेज के लिए क्लाउड पर भेजता है। यह विभिन्न उपकरणों के एकीकृत नेटवर्क को जोड़ता है और उसके प्रोटोकॉल के बीच अनुवाद करने में मदद करता है जिससे विभिन्न प्रकार डिवाइस एक दूसरे से संवाद कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सपेंडिंग आईआईओटी का विस्तार करें। ए, इनकनेक्टिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बी, एम्पावरमेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट थिंग्स। डी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सही आंसर इसका डी। आईओटी का मुख्य रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। यह तकनीक औद्योगिक क्षेत्र में इंटरनेट से जुड़े डिवाइस और सेंसर का उपयोग करके मशीन और प्रोसेसिंग को स्मार्ट और ऑटोमेटेड बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगला प्रश्न है, डेटा संचित करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से किसका उपयोग करती है? ए, रेडियल फ्रीक्वेंसी तरंगे। बी, इंफ्रारेड तरंगे। सी, ऑप्टिकल सिग्नल। डी, अल्ट्रासोनिक तरंगे। सही आंसर इसका डी, ए। डेटा संचित करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगों का उपयोग करते हैं। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर काम करता है जो आरएफ स्पेक्ट्रम का हिस्सा है या कम दूरी के लिए वायरलेस डेटा ट्रांसफर की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, कौन सी संचार तकनीक अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है जो उसे आईओटी उपयोग में लोकप्रिय बनाता है? ए, ब्लूटूथ। बी, एनएफसी। सी, वाईफाई। डी, लोरावान। सही आंसर है इसका डी, लोरावान। लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क विशेष रूप से कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के डिजाइन किया जाता है। यह विशेषता इसे आईओटी उपयोग के स्मार्ट गति, पर्यावरण निगरानी और ऐसे तकनीक संबंधित जहां उपकरणों को लंबी दूरी पर डेटा ट्रांसमिट करते लंबे समय तक बैटरी पर चलने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा सेंसर मुख्य रूप से स्मार्टफोन में रोटेशन और कोने वेग का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है जिससे गेमिंग और संवर्धित वास्तविकता प्रयोगों का बढ़ाया जा सकता है? ए, बैरोमीटर। बी, मैग्नोमीटर। सी, प्रॉक्सीमीटर सेंसर। डी, जायरोस्कोप। सेंसर इसका डी, जायरोस्कोप सेंसर मुख्य रूप से स्मार्टफोन में रेडिएशन और कोण में वेग का पता लगाने के लिए उपयोग होता है। जैसे सेंसर गेमिंग संवर्धन वास्तविकता और अन्य मोशन सेंसिटिव एप्लीकेशन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है जबकि प्रॉक्सी सेंसर फोन उपयोगकर्ता के बीच की दूरी पहचानता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संदर्भ में RFID का अर्थ है? ए, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। बी, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरनल डिवाइस। सी, रियल टाइम फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। डी, रेडियो फील्ड इंटीग्रेशन डिटेक्शन। सही आंसर इसका ए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संदर्भ में रेफ का
पूर्ण रूप रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। रिफ्ट का एक तकनीक है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं या व्यक्तियों की पहचान और ट्रैकिंग करने में मदद करते हैं। यह आईओटी में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे स्मार्ट लॉजिस्टिक, ट्रैक सिस्टम और ऑटोमेशन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आईओटी प्लेटफॉर्म अमेजन द्वारा प्रदान किया गया है? ए आईबीएम वाटसन, बी AWS IoT कोर, सी गूगल क्लाउड IoT, डी अजेवर OIT हब। सही आंसर इसका बी IoT इंटरनेट ऑफ थिंग कोर अमेजन वेब सर्विसेज द्वारा प्रदान किया गया एक IoT प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइडेड और क्लाउड से कनेक्ट करने और डेटा प्रोसेसिंग करने में मदद मिलता है। अगला प्रश्न है, विविध कौन सा IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ए फिटनेस ट्रैकर, बी डेस्कटॉप कंप्यूटर, सी स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, डी स्मार्ट थर्मोस्टेट। डी डेटास्कोप कंप्यूटर आमतौर पर आईओटी डिवाइस नहीं मानती क्योंकि वे मुख्य रूप से एक व्यक्तिगत कंप्यूटिंग डिवाइस है, जबकि डेटास्कोप कंप्यूटर का उपयोग आईओटी उपकरणों को नियंत्रित करने डेटा किया जाता है। अगला प्रश्न है, आईओटी उपकरणों को वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तरीके का उपयोग किया जाता है? ए फाइबर ऑप्टिकल, बी ब्लूटूथ, सी यूएसबी, डी इंटरनेट। सही आंसर है इसका बी आईओटी उपकरणों का वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर ब्लूटूथ तकनीक उपयोग किया जाता है। ब्लूटूथ बेतार संचार के लिए प्रोटोकॉल है। अगला टॉपिक हमारा विविधता, यानी ये लास्ट टॉपिक है इसका। इसमें देखो पहला प्रश्न, एमएस पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से एक्सेस किया जाता है? ए फाइल, बी व्यू, सी इंसर्ट, डी डिजाइन। सही आंसर इसका ए एमएस पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू को खोलने के लिए फाइल टैब का उपयोग किया जाता है। जब हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तब एक विशेष स्क्रीन खुलती है जिसे बैक स्टेज व्यू कहते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन को सेव, ओपन, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज आदि करने के लिए होता है। यह व्यूज मुख्यतः फाइल प्रबंधन के कार्यों के लिए उपयोग होता है, इसलिए बैक स्टेज व्यू तक पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा होप्स यूटिलिटी और RDBMs और HDFC के बीच संचित डेटा प्रदान करता है? ए फ्लूम, बी जूकीपर, सी स्क्यूब्स, डी उटीज। सही आंसर इसका सी स्क्यूब। बी होप्स स्क्यूटो में महत्वपूर्ण है जिसका उपयोग रीजनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, माइसोल, ऑरेकल आदि से स्ट्रक्चर्ड डेटा को HDFC ओपन डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम को ट्रांसफर करने के लिए जाता है। या डेटा एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कार्य करते हैं। फ्लूम लो को स्ट्रीम डाटा ट्रांसफर कहते हैं। जूकीपर कोऑर्डिनेशन सर्विस, ओजिन वर्क फ्लो शेड्यूल इस स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस डेटा ट्रांसफर के लिए स्लूप सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न, कौन सा लेबर ऑफिस के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? डॉट टैक्स, डॉट RTF, सी डॉट डॉक्यूमेंट, डी डॉट OTP। सही आंसर है इसका डी लेबर ऑफिस राइट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। और का पूरा नाम ओपन डॉक्यूमेंट टैक्स है। जब हम लेबर ऑफिस राइटर में कोई दस्तावेज बनाकर सेव करते हैं तो वैसा हमारा डिफरेंट होता है और एक ओपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें कई ऑफिसर सॉफ्टवेयर करते हैं जिनकी मदद से टैक्स सीधे टेबल आदि सुरक्षित रूप से दिया जाता है। उदाहरण डॉक्यूमेंट डॉट या MS वर्ड में डॉट टैक्स फॉर्मेट के समान कार्य करता है। अगला प्रश्न, MS पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया? ए एलन ट्यूरिंग और जॉन वन न्यूमैन, बी बिल गेट्स और पॉल एलन, सी रॉबर्ट स्कैंड गुडेनियम स्टैंड ऑप्शन, बी लेरी पेज और सर्गेस बिन। सी या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आविष्कार 1980 में रॉबर्ट गैस्किंग और डेमियन एस्टन किया था। इसे सबसे पहले प्रेजेंटेटर के नाम से बनाएगा। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इस सॉफ्टवेयर को खरीद लिया, उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट रखा। AI प्रस्तुति बनाने वाला सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग स्लाइड तैयार करने से चित्र चार्ट एनिमेशन जानकर सकते हैं। यहाँ शिक्षा व्यवस्था के कार्यालय में बहुत लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, RIP संस्करण 2 में OXFFFF का AFI एड्रेस फैमिली आइडेंटिफिकेशन माना का क्या प्रदर्शन है? ए एक प्रमाणीकरण प्रविष्टि, बी एक नेटवर्क अपडेट मैसेज, सी एड्रेस एक IP एड्रेस, डी एक राउटिंग मैट्रिक फील्ड, ई में से कोई नहीं। इसका आंसर इसका ए RIP संस्करण 2 में यदि एड्रेस फैमिली आइडेंटिफिकेशन फील्ड माना OXFFF ऑल ऑन्स है तो याद है कि रूट एंट्री में प्रमाणीकरण डेटा शामिल है कि कोई अन्य रूट एंट्री। OXFFF का मतलब है यह एक प्रमाणीकरण पृष्ठ की उपस्थिति पहचान करता है। अगला प्रश्न है, MPIG वीडियो कंपैरिजन में GOP का पूर्ण रूप क्या है? ए ग्रिड ऑफ प्रोसेसिंग, बी ग्राफ ऑफ पिक्चर, सी ग्रुप ऑफ पिक्चर्स, डी ग्रुप ऑफ पिक्सल। सही आंसर इसका सी MPG वीडियो कंपैरिजन में GOP ग्रुप ऑफ पिक्चर एक संरचना जिसमें कई फ्रेम का में अलग अलग प्रकार के फ्रेम शामिल जैसे वीडियो को इफिशिएंसी कंपैरिजन करने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर रिबन के किस स्टेप में एक्सेस किया जाता है? ए व्यू, बी इंसर्ट, सी डिजाइन, डी होम। सही आंसर इसका ए
स्लाइड मास्टर व्यू खोलने के लिए व्यू टैब ए पर मास्टर व्यू चुने जाते हैं। मास्टर स्लाइड विंडो के बाईं ओर स्थित थंबनेल फलक में सबसे ऊपर स्लाइड वाली स्लाइड होती है। अगला पढ़ते हैं, शहरी जीवन में और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की कौन सी पहल AI, IoT और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है? A, डिजिटल इंडिया, B, स्टार्टअप इंडिया, C, स्मार्ट सिटीजन मिशन, D, मेक इन इंडिया। सही आंसर इसका सी, स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य शहरी जीवन में बेहतर बनाना है। इसमें AI, आर्टिफिशियल और IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डाटा इत्यादि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, जिससे ताकि शहरों को अधिक स्मार्ट, कुशल, टिकाऊ बनाया जा सके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित एल्गोरिथम का प्राथमिक उद्देश्य मिलाना। ए, एल्गोरिथम, बी, उद्देश्य। डिटेक्शन का एल्गोरिथम डेटा को सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट करता है। बी, AES प्रोसेसिंग के आधार पर वेब पेजों को रैंक करता है। सी, क्विक सॉर्ट डेटा को सॉर्ट करता है। डी, पेज रैंक ग्राफ में सबसे छोटा पथ ढूंढता है। सी, एल्गोरिदम उद्देश्य डिटेक्शन ग्राफ में सबसे छोटा पथ ढूंढता है। AES डेटा का सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट करता है। क्विक सॉर्ट डेटा को कुशलतापूर्वक सॉर्ट करता है। डी, पेज रैंक प्रसंग के आधार पर वेब पेज को रैंक करता है। अगला प्रश्न, अभिकथन है। एरे का एक डेटा प्रकार है जो कहीं से ज्यादा डेटा तत्वों को संग्रहित कर सकता है। अभिकथन आर, ऐसे एरे के तत्वों को इंडेक्स शुरू 0 से शुरू करके अनुक्रमित तरीके से संग्रहित किया जाता है। ए अभिकथन एक सही है लेकिन कारण आर गलत है। बी, अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही, तो कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। सी, अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही बंधु, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। डी, अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। सी, एक एरे डेटा टाइप जो एक प्रकार के एलिमेंट को स्टोर करने के लिए आता है। एस एरे इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है, इसलिए इस एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता है। सी आंसर इसका सी है। अच्छा, इसका तो अगला प्रश्न है, प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषा में आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों के लिए आधार तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के विकास के साथ सबसे अधिक निकट से जुड़ी है? ए, असेंबली भाषा निर्देशों का उपयोग। बी, डेटा एनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलेटिंग। सी, हार्डवेयर रजिस्टर का सीधा मैनिपुलेशन। डी, लूप और कंडीशनल की तरह संचित प्रोग्राम कंट्रोल। डी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मुख्य उद्देश्य वास्तविक दुनिया की इकाइयों को प्रोग्रामिंग में मॉडल करना होता है। इसकी मुख्य विशेषताओं में डेटा एनक्रिप्शन, इनहेरिटेशन, पॉलीमराइजिंग और मॉड्यूलेटिंग शामिल है। इनमें से डेटा एनक्रिप्शन और मॉड्यूलिंग विशेष रूप से हूप से जुड़ी है, क्योंकि डेटा को संरक्षित रखने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न कौन से ऑब्जेक्टिव को संतुलित करते हैं जो कि अपने संधान के पीछे अपनी विशेषता छिपाए रखते हैं? ए, पॉलीमराइजेशन, बी, इनक्रिप्शन, सी, इनहेरिटेशन, डी, क्लास। से आंसर इसका बी। इनक्रिप्शन में किसी क्लास में रिलेशन का डेटा को किसी अन्य क्लाउड में छुपाया जाता है। इसे केवल एक अपने क्लाउड में मेंबर में फंक्शन के माध्यम से किया जा सकता है, इसे जिससे में डिक्लेयर किया जा सकता है। अगला प्रश्न, लेकिन में से किसका मतलब रन टाइम पर संदेश संकलन करता है? ए, स्टैटिक बाइंडिंग, बी, मैसेजिंग, सी, डायनेमिक बाइंडिंग, डी, एसोसिएशन। से आंसर का सी, रन टाइम के दौरान होने वाली बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग कहता है। डायनेमिक बाइंडिंग को लेट बाइंडिंग या इन टाइम बाइंडिंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं के श्रेणी में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। ए, भारतीय ऐप स्टोर सेवा ऐप स्टोर। सी, मोबाइल इंडिया ऐप स्टोर। बी, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। से आंसर इसका डी। मोबाइल सेवा ऐप स्टोर भारत का पहला स्वदेश रूप से विकसित ऐप स्टोर है जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं को श्रेणी में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। अगला प्रश्न, में किसका नाम क्लास के नाम से समान हो जाए? ए, वेरिएबल, बी, मेथड, सी, कंस्ट्रक्शन, डी, हेड फाइल। से आंसर इसका सी। कंस्ट्रक्शन एक विशेष मेथड है जिसका उपयोग ऑब्जेक्टिव को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। जब किसी क्लास का ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है तो कंस्ट्रक्ट को कॉल किया जाता है। इसका सबसे ऑब्जेक्टिव एट्रीब्यूट के लिए इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए जाता है। इसका वही नाम है जो उस क्लाउड का एज में रहता है। अगले प्रश्न में किसे ओवरलोड किया जा सकता है? ए, वेरिएबल, बी, ऑब्जेक्टिव, सी, क्लास, डी, फंक्शन। से आंसर इसका डी, फंक्शन। ओवरलोड फंक्शन वास्तव में विभिन्न कार्यों का एक सेट है जो एक ही नाम के विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए जाता है। ए, void my fun void my fun into a void my fun into a into b। से आंसर इसका सही होगा। अच्छा, अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशिंग प्रोग्रामिंग भाषा नहीं? ए, पर्ल, बी, रूबी, सी, पाइथन, डी, सी, डी। पर्ल, रूबी और पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जबकि सी एक प्रतिपादन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वाटसन कंप्यूटिंग लिमिटेड किस कंपनी का प्रोडक्शन है? ए, माइक्रोसॉफ्ट, बी, IBM,
सी गूगल, डी डेल। सही आंसर है इसका बी। वाटसन सुपर कंप्यूटर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा बनाया था। यह सुपर कंप्यूटर लोगों को इमोशनल को समझता है। इन सुपर कंप्यूटर का नाम आईबीएम के संस्थापक जामदेव वाटसन के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? ए प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी प्रिंटेड डिस्पैच फाइल, सी प्रोटोकॉल फाइल, डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। सही आंसर का फॉर्मेट। सही आंसर इसका डी। पीडीएफ एक पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। यह ई बुक A2 प्रचलित फॉर्मेट है। यह एडोब नाम सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2019 में ईस्ट कोस्ट रेल ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्रदान के लिए डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? ए ई कोर यात्री, बी ए कोर यात्रा, सी ई कोर पैसेंजर ऐप, डी रेल कोर। सही आंसर इसका बी। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने पुरी में त्योहार का गवाह बनने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रियों के लाभ के लिए जुलाई 2019 में रथ यात्रा मोबाइल ऐप ई कोर यात्रा लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं? ए सी प्लस प्लस, बी ऑब्जेक्टिव सी हैज, डी A@। सही आंसर इसका डी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का एक कंप्यूटर भाषा होती है जिसमें कंप्यूटर आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण जावा, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रॉन, सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्टिव तथा सी हैज आदि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा जो, परंतु ए हैज प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु को लापता प्रयुक्त बच्चों का पता लगाने और उन पर निगरानी करने के लिए भारत में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसे कहा जाता है ए रीयूनिट, बी रीजॉइन, सी रीकॉन्टेंट, डी मीटअप। से आंसर इसका ए। तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने भारत में लापता और प्रयुक्त बच्चों का पता लगाने तथा उन पर निगरानी करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन रीयूनिट लॉन्च किया। यह एक ऐप उद्देश्य है जहाँ परिजन और नागरिक बच्चों की तस्वीरें अपलोड करते हैं और नाम, जन्म चिन्ह, पता, पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट, लापता बच्चों की खोज और पहचान देते हैं। गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन, केप निजम इस ऐप से विकसित करते हैं। अगला प्रश्न में तो कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ए ओरेकल RDBMS, बी टेली, सी थंडरड्रम, डी जो बुक। से आंसर इसका ए ओरेकल RDBMS ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण टेली एक अकाउंटिंग प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन कहाँ का उद्घाटन किया गया? ए अहमदाबाद, बी गुड़गांव, सी चंडीगढ़, डी नोएडा। से आंसर इसका डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2018 को नोएडा के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बनाने वाले देश के पहले मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का यहाँ आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान चलन किया। मॉक्स जोन मोबाइल उद्योग के लिए एक एकीकृत इकोसिस्टम है जो मोबाइल फोन विनिर्माण, अनुसंधान, एक विकास, अन्य संबंधित उद्योग को लिए मंच उपलब्ध करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ की गई थी? ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी उत्तर प्रदेश। से आंसर इसका डी। 8 सितंबर 2000 को उत्तर प्रदेश पुलिस को ट्विटर सेवा योजना का आरंभ किया। इस सेवा को शुरू करने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां ट्विटर के माध्यम से लोग पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस योजना के जरिए राज्य के किसी भी जिले की गई शिकायत पर 5 मिनट के अंदर कार्रवाई होगी। इससे पहले बेंगलुरु के कुछ हिस्से में यह सुविधा मौजूद है कि पूरे राज्य में इसे लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी? ए भारती एयरटेल, बी मोदी टेलस्ट्रा, डी मोटोरोला, डी रिलायंस संचार। सही आंसर इसका बी। भारत में प्रथम मोबाइल सेवा मोदी टेलस्ट्रा कंपनी द्वारा प्रारंभ की थी। 21 जुलाई 1995 को पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रधानमंत्री ज्योति बसु ने तत्कालीन नरसिंह सरकार की टेलीकॉम मंत्री सुखराम को मोबाइल कॉल कर इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं? ए कोबोल, बी फोर्टन, सी पास्कल, डी लोटस। सही आंसर है इसका डी। कंप्यूटर भाषा में कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल आदि प्रोग्रामिंग, जबकि लोटस एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? ए फोर्ट्रॉन, बी सी प्लस प्लस लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, डी अड्डा। से आंसर है इसका ए डी। अड्डा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है। ए सामान्य त्रुटि पता लगाने के लिए कोड CRC का पूर्ण रूप क्या है? ए क्रॉस रिफरेंस चेक, बी कैलकुलेटर रिफरेंस चेक, सी साइकिल रेडिएशन चेक, डी साइक्लिक रेडिएशन कोड। से आंसर इसका सी। साइकिल रेडिएशन चेक इसका प्रयोग एम्बेडेड नेटवर्क का अन्य एप्लीकेशन में डेटा को आकस्मिक परिवर्तन की वजह से पता लगाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ए वैश्विक कार्य, बी ग्राफिक कार्य, सी वैज्ञानिक कार्य, डी इनमें से कोई नहीं।
एक कोबोल्ट का पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। कोबोल्ट का प्राथमिक प्रयोग सही वैसा ही फाइनेंशियल के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है और इसका अंतिम प्रश्न है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ए बेसिक, बी फोर्ट्रॉन, सी कोबोल, डी पास्कल। से आंसर है इसका बी। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप फॉर्मल ट्रांसलेशन है। फोर्ट्रॉन विश्व के सर्वप्रथम उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग प्रोग्राम था जिसका विकास 1950 में JW बेकस में किया था। इसका प्रयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और अगणितीय गणनाओं हेतु किया जाता है। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।